हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो पढ़ रहे हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को इंग्लिश में बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्लियर है? हीट कैपेसिटी बोलते हैं ऊष्माधारिता को। तो ऊष्माधारिता होती क्या है? किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? ऊष्माधारिता। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो मेरे पास ये तो तंत्र हो गया, इसमें जो मैंने पॉइंट पॉइंट लगाए हैं ये एक तंत्र है। कोई भी पदार्थ हो सकता है, इसको मैंने हीट दी तो हीट इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? वो हीट ही यानी उष्मा ही उसकी क्या कहलाएगी? उष्माधारिता। इट मीन्स उष्माधारिता को मैं क्या लिख सकता हूँ? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन T1 माइनस T2। मतलब अगर जब आप उसको क्यों उष्मा दे रहे हो तो उसकी टेम्परेचर T1 से कहाँ हो गया? T2। तो T1 माइनस T2 का उसका अंतराल क्या हो गया? डेल टी हो सकता है। क्यू अपॉन क्या लिख सकते हो? डेल टी। क्लियर है? तो अगर हमें उष्माधारिता का एब्सोल्यूट मान कैलकुलेट करना हो तो इस ये अंतर सूक्ष्म होना चाहिए, मतलब अंत सूक्ष्म होना चाहिए। तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? डी क्यू अपॉन डी टी। इसको हम क्या बोलते हैं? उष्माधारिता। क्लियर है? तो उष्माधारिता हो गई। उष्माधारिता के बाद अब ये जो उष्माधारिता है गैसों की, किसकी बात कर रहे हैं हम? गैसों की ग्राम अणु उष्माधारिता। ग्राम अणु उष्माधारिता। ग्राम अणु उष्माधारिता के दो मान होते हैं। यानी इसके कितने मान हो सकते? दो प्रकार के हो सकती है। एक तो आप पढ़ोगे स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, एक तो क्या पढ़ेंगे हम? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, जिसको हम बोलेंगे CV। क्लियर है? दूसरी आप पढ़ोगे स्थिर दाब पर उष्माधारिता, जिसको हम क्या बोलेंगे? CP। तो स्थिर आयतन पर उष्माधारिता CV और स्थिर दाब पर उष्माधारिता को क्या बोलेंगे? CP। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। तो देखो स्थिर आयतन पर उष्माधारिता का मतलब क्या होगा? स्थिर आयतन मतलब कोई भी तंत्र है उस तंत्र का आयतन क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अगर यदि एक तंत्र है उस तंत्र स्थिर आयतन पर क्यों भी उष्मा अवशोषित करता है। मान लो मेरे पास ये है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये पदार्थ है। क्या हो गया? पदार्थ। और ये जो प्रयोग हो रहा है वो किस पर हो रहा है? स्थिर आयतन पर। क्लियर है? तो इस तंत्र ने, मतलब ये जो है इसने मान लो क्यू वी स्थिर आयतन पर अवशोषित, इसने क्यू वी उष्मा अवशोषित की है। तो इसका टेम्परेचर मान लो T1 से कहाँ हो गया? T2 हो गया। अब मान लो मेरे पास ये पेन है, मैं पेन को हीट दूंगा तो कुछ ना कुछ उष्मा अवशोषित करेगा। जो इसका पहला टेम्परेचर था उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इट मीन्स T1 से कहाँ हो गया? T2। तो उष्मा धारिता क्या लिख सकते हो? CV। अब इस CV को कैसे पढ़ते हैं? ये जो स्मॉल होता है इसको हम बोलते हैं स्थिर, और V को आयतन ले लेते हैं। तो स्थिर आयतन पर C क्या है? उष्माधारिता। तो स्थिर आयतन पर उष्माधारिता क्या होती है? उष्माधारिता Q अपॉन T। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? स्थिर आयतन पर कितनी उष्मा अवशोषित की? QV अपॉन क्या लिखोगे? टेम्परेचर T1 माइनस T2 को हम क्या लिखते हैं? डेल टी। अच्छा, ये पूरा का पूरा किस पे हुआ है? स्थिर आयतन पर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज भी। अब कैसे पढ़ते हैं इसको? देखो स्थिर, ये जो मैंने ब्रैकेट लिया यहाँ पे वी स्मॉल लगा दिया, इसको हम पढ़ेंगे स्थिर आयतन पर। किस पर? स्थिर आयतन पर जो अवशोषित उष्मा QV टेम्परेचर के साथ परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। क्लियर है? तो अब स्थिर आयतन पर उष्माधारिता से हम क्या समझे? देखो अगर आपसे कोई पूछे स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, अगर आपको पूछे CV की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप देखो डेफिनेशन अब इस टर्म में कैसे बनाते हैं। V है तो इसको हम बोलेंगे स्थिर आयतन। क्या बोलेंगे? स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर
अवशोषित उष्मा अपॉन टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, स्थिर आयतन पर हो रहा है ये प्रयोग, कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिख के आए थे QV इज इक्वल टू किसके होता है, डेल ई के। स्थिर आयतन पर यही था, QV इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ई। डेल ई है, अब मैं इस डेल ई को यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CV इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कभी भी अगर आपको CV का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे CV की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर। यानी ऐसे जो टर्म्स आते हैं उसकी डेफिनेशन क्या बनाते हैं हम, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर E क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। स्थिर आयतन पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में T क्या होता है, ताप। तो ताप के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। क्लियर है। अब ऐसे ही हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो सेकंड हम पढ़ेंगे स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को क्या बोलोगे आप, CP। क्लियर है। अब देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही टर्म्स होंगे, वही एक तंत्र होगा। अभी ये स्थिर आयतन पर था, तो अब ये स्थिर दाब पर होगा। किस पे होगा, स्थिर दाब पर। तो क्या फॉर्मूला आएगा, स्थिर दाब पर अगर किसी तंत्र ने स्थिर दाब पर QP ऊष्मा अवशोषित की है, अपॉन क्या लिखोगे, डेल TV कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। वी नो दैट एंथैल्पी आपने पढ़ी थी, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा QP इज इक्वल टू किसके होता है, डेल H के। तो मैं इस इक्वेशन में क्या लिख दूंगा, जहां QP उसकी जगह डेल H, तो CP इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आ गया CP का टर्म्स। तो ये समीकरण दो। अब इस समीकरण दो की डेफिनेशन कैसे बनाओ, जैसे यहाँ पे अपने क्या बताया था कि CV क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या बनाई थी, स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर CV कहलाती है। तो मैं यहाँ क्या बनाऊंगा डेफिनेशन, स्थिर दाब पर H क्या होता है, एंथैल्पी। तो स्थिर दाब पर एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ओके, तो ये एक तो ये आ गई इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये आ गई। यानी CP क्या है, स्थिर दाब पर एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की दर, उसको हम बोलते हैं CP। अब जैसा ऊष्माधारिता तो होएगा, अब आपसे कोई पूछे मोलर ऊष्माधारिता क्या होती है, देखो अब ये टर्म्स उसमें ही डेफिनेशन मोलर ऊष्माधारिता होगी कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता हो जाएगी। क्लियर है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी, 1 ग्राम पदार्थ के ताप को, विशिष्ट में क्या होगा 1 ग्राम, तो 1 ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्लियर है। अब हम जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, CP और CV में संबंध क्या होता है। तो हम अब जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, CP व CV में ऊष्मा गतिकी संबंध। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में बार बार। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो CP और CV में संबंध पढ़ रहे हैं। तो देखो CP और CV में कैसे संबंध कैलकुलेट करते हैं हम, CP और CV में संबंध हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट, अभी आप पढ़ के आए हो क्या कि CV इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। CV इक्वल टू आपने पढ़ा था डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम।
तो मैं इसको इक्वेशन क्या बोल दूं, फर्स्ट। अब देखो Cp क्या पड़ा था, तो Cp इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, और ये इक्वेशन मैंने क्या लिख दी, सेकेंड। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। एक तो क्या है, Cv इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी, इक्वेशन फर्स्ट। Cp इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, इक्वेशन सेकेंड। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो घटा दो, समीकरण दो में से, समीकरण एक को घटाने पर क्या लिखोगे अब, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये समीकरण कौन सी आ गई, थर्ड। अब देखो, वी नो दैट एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, E प्लस पी वी, ये आपने पढ़ा है। ये जो समीकरण लिखी है, ये समीकरण मैंने क्या लिखी है, चार। समीकरण चार जो मैंने लिखी है, इस समीकरण चार को स्थिर दाब पर, किस पर, स्थिर क्या होना चाहिए, दाब P पर ताप के संदर्भ में क्या कर दो, अवकलित कर दो, यानी अवकलन करना है। अवकलित करने पर तो देखो क्या लिखोगे, एंथैल्पी का करना है ताप के संदर्भ स्थिर दाब पर, तो डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर है, इज इक्वल्स टू डेल ई, फिर टेम्परेचर लोगे, कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर, प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। इस कांस्टेंट प्रेशर का नहीं करेंगे, ये तो प्रेशर है, क्लियर। और इस समीकरण को मैं लिख रहा हूं 5, तो मैं अब यहां से लिख रहा हूं समीकरण 3 से वह समीकरण 5 से क्या लिख सकते हो आप, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू, समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 5 ये रहा। तो देखो समीकरण 3 और 5 से Cp माइनस Cv तो लिख लिया। जो आपके पास डेल एच अपॉन डेल टी पी है, तो डेल एच अपॉन डेल टी पी की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, ये पुटअप कर सकते हो, क्लियर है। यानी डेल एच अपॉन डेल टी पी कॉन्स्टेंट है ना, तो मैं इसकी वैल्यू ये रखूंगा, तो क्या लिखूंगा, डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और मैंने ये समीकरण कितनी बता दी, 6। अब ध्यान देना, कोई भी जो अपने पास जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आयतन का ताप का फलन होती है स्थिर दाब पर, किस पर, स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो आयतन और ताप का फलन होती है। और इसमें जो डी होता है वो एक यथार्थ अवकलन है, तो मैं इस समीकरण को क्या लिख सकता हूं, डी अवकलन करना है, डी। तो अब देखो आंतरिक ऊर्जा के साथ एक बार आयतन के साथ परिवर्तन कर दो स्थिर तापमान, एक बार क्या करो ताप के साथ स्थिर आयतन पर, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, डेल ई का मैंने किसके साथ कर दिया, वी के साथ, किस पर, स्थिर जो लिया मैंने वो टेम्परेचर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, डी वी प्लस डेल ई अपॉन, अब टेम्परेचर यहाँ वी था तो अब टेम्परेचर ले लो, कांस्टेंट वॉल्यूम और डी पर। समीकरण क्या आ गई, 7। अब समीकरण जो 7 आई है, अब इस समीकरण 7 में दोनों ओर dt का भाग दे दो स्थिर दाब की शर्त लगाने पर। क्या करो, समीकरण 7 में दोनों ओर dt का भाग देने पर, और क्या करना है, स्थिर
दाब की शर्त लगाने पर, तो क्या करोगे, देखो दोनों ओर किसका भाग देना है, dt का भाग देना है, किस में, समीकरण 7 में। तो समीकरण 7 ये है, तो दोनों ओर dt का भाग दे दो, इधर भी और इधर भी। तो देखो डी है ना ये, तो इसमें भाग क्या करोगे, डी डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी टी का मतलब डेल टी का भाग दे दे इक्वल्स टू। अब ये देखो डी टी का भाग यहाँ देना है आपको, तो देखो डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर। अब डी वी जो है आपने ये लिखा है, तो इसमें किसका भाग दे दो, डेल टी का स्थिर दाब पर, प्लस क्या लिखोगे, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा अब देखो डी टी का डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें भाग नहीं देना अपन को, समझ रहे हो ना। डी टी में भाग दोगे यानी आप क्या लिखोगे, डेल टी अपॉन डेल टी, तो कैंसिल हो जाएगा, लिखना ही नहीं, अब मैंने स्टेप कम कर दिया इसका। तो ये आ गई इक्वेशन कितनी, 8। समीकरण 8 से डेल ई अपॉन डेल टी पी का मान समीकरण 6 में रख दो। समीकरण 8 से डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब देखो समीकरण 6 ये रही और समीकरण 8 ये रही, तो डेल ई अपॉन डेल टी पी यहाँ है, यस या नो, इसकी जगह आपको ये इक्वेशन में पुट अप करना है। क्लियर है, तो देखो करो क्या करोगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ सी पी माइनस सी वी इज इक्वस टू डेल अपॉन डेल टी पी, इस ये वैल्यू यहाँ पुट अप करनी है अब आपको। तो मैं लिखूँगा डेल ई अपॉन डेल वी कॉन टेम्परेचर, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, प्लस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। अब आप एक चीज़ देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वस टू डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। यानी ये इक्वेशन आ गई, सी पी माइनस सी वी डेल अपॉन डेल वी टी, डेल वी अपॉन डेल टी पी प्लस पी डेल वी। अब ध्यान दो क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में डेल वी अपॉन डेल टी पी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो क्या करें, अब ये लिखते जाएंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वस टू, क्या कॉमन ले लो, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो क्या क्या बच गया, पी एक तो ये बच गया डेल अपॉन डेल वी, डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लस क्या बच गया पी, और ये समीकरण कितनी आ गई, 9। क्लियर है। अब ये जो समीकरण 9 आई है, ये गैस के लिए भी, ठोस के लिए भी और द्रव के लिए, तीनों रूप से समान रूप से लागू होती है। लेकिन क्या करना आपको, डेल ई अपॉन डेल वी जो टी है, ये गैसों में आकर्षण, उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का माप होती है। तो गैसों में, मुझे एक बात बताओ, मैं यहां लिख देता हूं, आदर्श गैस जो होती है,
आदर्श गैसों में डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होता है? 0 होता है, यानी उनके मध्य में कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है। क्लियर है? अतः मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 9 से Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू, भैया डेल ई अपॉन डेल वी तो कैंसिल 0 हो गया, तो मैं क्या बचा अब आपके पास? P बच गया, और क्या बच गया? डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, ये बचा। और ये जो समीकरण आई है ये आई है 10। क्लियर है? 1 मोल आदर्श गैस के लिए क्या लिखते हो आप? 1 मोल आदर्श गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT। क्लियर है? और इस टी के समय से आकलन कर दो, इसका क्या कर दो? टी के संदर्भ में स्थिर दाब पर अवकलन करने पर, तो देखो P तो रहेगा, आयतन का क्या करोगे? डेल V अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? सिर्फ R लिखोगे। कैसे? क्योंकि टी के संबंध में टी वाला कैंसिल, मैं लिख देता हूँ पूरा। P तो है ही, V का क्या करें? डेल V अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर R, तो क्या लिखोगे? डेल टी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कैंसिल, तो P डेल V अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R, ये बचा। तो एक बात बताओ, P इधर आ जाएगा, डेल V अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R अपॉन P। बताओ, यहां तक हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आप ये देखो, आपके पास एक इक्वेशन है, कौन सी? 10। मैं इसको क्या लिख देता हूं? 11। अब क्या करना आपको? डेल वी अपॉन डेल टी पी की जगह सिर्फ R अपॉन पी लिखना है। डेल वी अपॉन डेल टी पी का मान समीकरण 10 में रखने पर, तो क्या लिखोगे अब आप? Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू पी, और ये जो डेल वी अपॉन डेल टी पी इसकी जगह क्या लिख दो? R अपॉन पी, तो P से P कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? Cp माइनस सी वी इक्वल टू R। और यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? तो ये है, हमने Cp और Cv में संबंध कैलकुलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताओं का जो अंतर है Cp, वो किसके बराबर होता है? गैस स्थिरांक के बराबर। क्लियर है? थैंक यू, ये खत्म हुआ।